दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य एक नए विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत हुई हूँ। संसाधन इकाई, रिसोर्स यूनिट। इसके पहले कई वीडियोस में मैंने लेसन प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है, ये तो समझाया, मगर रिसोर्स यूनिट या संसाधन इकाई क्या है यह एक समझाने का प्रयास करूंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संसाधन इकाई का अर्थ क्या है। संसाधन, पहले तो मैं यही रुकती हूँ। रिसोर्सेस, किसी भी चीज को कार्य करने के लिए हमको कोई ना कोई रिसोर्सेस चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षण में पाठ्यक्रम यानी आप पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम हो वो अधिक उद्देश्यपूर्ण बने, उपयोगी बने, प्रभावी बने यानी इफेक्टिव बने, तो हमें कुछ चीज़ें विकसित करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है संसाधन इकाई, फिर इकाई योजना और पाठ योजना। मैंने आपसे क्या कह रही हूँ, सबसे पहला होता है संसाधन इकाई, इकाई योजना, पाठ योजना। यानी यहाँ पे बात आती है कि संसाधन इकाई के अंतर्गत जो हम क्या कर रहे हैं, उद्देश्यों, अधिगम क्रियाओं, मूल्यांकन तकनीकी, संदर्भ ग्रंथों को सम्मिलित कर रहे हैं कि भाई जो हम पाठ्यक्रम है, जिससे हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा, कैसे हम चीज़ों को सम्मिलित करें, उसमें अधिगम क्रियाओं को किस तरह से कराएं, मूल्यांकन की कौन कौन सी तकनीक उसमें उपयोग लाएं, संदर्भ ग्रंथों को किस तरह से सम्मिलित करें, जिससे कि हमारा पाठ्यक्रम अधिक उद्देश्यपूर्ण बने। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैं अब अर्थ को समझाती हूँ कि संसाधन इकाई से अभिप्राय किसी संभावित उपलब्ध संसाधनों, संगठनों का व्यवस्थित एवं व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण व विश्लेषण से। क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि संसाधन इकाई से अभिप्राय क्या समझते हैं कि सभी संभावित उपलब्ध संसाधन, यानी आपको जो टेंटेटिव सारे जो आपके सामने रिसोर्सेज हैं जो उपलब्ध हैं, यहाँ पर संसाधनों का संगठन का व्यवस्थित एवं व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण, यानी वो संगठन कैसे हैं, जो उपलब्ध साधन है वो व्यवस्थित है और वाइडर एस्पेक्ट में उनका क्या कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं। यानी हम विश्लेषण मतलब उन चीज़ों को जांच परख कर समझ रहे हैं या उसे चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे समस्याएं, मुद्दे, क्रियाकलाप या गतिविधियां, संदर्भ पुस्तकें इत्यादि। मैंने जो भी पाठ्यक्रम से जुड़ी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं या कोई क्रियाकलाप है, अधिगम विधि से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, संदर्भ पुस्तकें हैं इत्यादि को हम लाते हैं इसके अंतर्गत, जिनका उपयोग एक शिक्षक जो है अपनी पाठ योजना निर्माण के विकास और अधिगम के मूल्यांकन में करता है। यानी सबसे पहले अगर हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए, तो हमें वहां पर संसाधन इकाई का ध्यान रखना पड़ेगा या संसाधन इकाई से ही बात शुरू होगी। फिर हम बात करेंगे उसी में यूनिट कैसे बनाई जाए। पहले संसाधन इकट्ठे किए जाएंगे, फिर उस पाठ्यक्रम की यूनिट्स बनाई जाएंगी, उस यूनिट में फिर लेसन प्लान की बात आती है, पाठ योजना की बात आती है। यानी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो कोई भी चीजों के लिए यानी संसाधन इकाई के अंतर्गत उद्देश्यों, अधिगम क्रियाओं, मूल्यांकन तकनीकी एवं संदर्भ ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता। वही मैंने समझाने का प्रयास किया कि कोई भी संसाधन इकाई के अंतर्गत जो उद्देश्य हैं, अधिगम क्रियाएं हैं, मूल्यांकन तकनीकें हैं और संदर्भ ग्रंथ, इन सारी चीजों को पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान में रखा जाता है। संसाधन योजना के माध्यम से हम विभिन्न क्रियाओं और विधियों का प्रयोग कर पाठ्यक्रम में निश्चित तथ्यों को शिक्षण हेतु निश्चित किया जाता है। यानी अब हमें पाठ्यक्रम बनाना है तो हमको कौन कौन सी क्रियाएं करना है, कौन सी विधियों का उपयोग करना है, ये सारी बातों को, ये सारे फैक्ट को शिक्षण में निश्चित किया जाता है और जिसके साथ ही प्रतिदिन शिक्षण योजना में शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाना संभव किया जा सकता है कि अब आपको ये निश्चित कर दिया, अब आप प्रतिदिन क्या पढ़ाना चाहते हो, वो टॉपिक भी निश्चित, अब आप उसे पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो ये संसाधन इकाई का हुआ अर्थ। अब हम इसे थोड़ा सा परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स यूनिट, तो एमपी मुफात के अनुसार
इन्होंने एक बात कही है परिभाषा में कि संसाधन योजना अनुभव प्रदान करती है। क्या बात कह रही हूं मैं कि संसाधन योजना जो है, ये जो प्लानिंग कर रहे हैं अपन, वो हमें अनुभव प्रदान करती है, साथ ही शब्द एवं वस्तु में संबंध स्थापित करती है। यानी हम जो उसमें कंटेंट डाल रहे हैं उससे रिलेटेड जो हमें रिसोर्सेज और चाहिए, उन दोनों में क्या हो रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है। यह विद्यार्थियों के समय की बचत करती है, क्योंकि हमने पहले से ही सारे रिसोर्सेस को निश्चित कर दिया है, तो समय को बचा रही है। सरल एवं विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करती है, क्योंकि अब हमने उसे बहुत पहले सारा पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सारे संसाधनों का से सारे एस्पेक्ट से हमने चीजों को सोच लिया है, तो अब वो सरल और विश्वसनीय हमें सूचनाएं दे रहे हैं। और सौंदर्यात्मकता का विकास एवं अभिवृद्धि करती है। अब हम चीजों को नए रूप से सजा सकते हैं, अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हैं। मनमोहक मनोरंजन प्रदान करती है, क्योंकि हमने ऐसे क्रियाकलापों को इसमें ऐड किया है पाठ्यक्रम में जिससे कि हमें इंटरटेन भी हो और हम ज्ञान भी लें। तो मनमोहक मनोरंजन प्रदान करती है और जटिल जो प्रदत्त है उसे सरलतम दृष्टिकोण प्रदान करती है, कि हम कठिन से कठिन चीजों को भी बड़े आसानी से समझा सकते हैं। और कल्पना को उत्तेजित करती है, तो यहाँ हमारा क्यूरियोसिटी लेवल भी बढ़ता है, हमारी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है, और तथा छात्रों में निरीक्षण क्षमता का विकास करती है। कि भाई आप खुद ऑब्जर्व करें, देखें, समझें, सुने और चीजों को ग्रहण करें। तो ये इनके अनुसार एक परिभाषा थी। अब मैं इसे थोड़े सामान्य अर्थों में समझाना चाहती हूँ कि वास्तव में संसाधन योजना क्या है। तो सामान्य अर्थों में बात करती हूँ कि संसाधन योजना के अंतर्गत उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से तथ्यों की बात कर रही हूँ कि संसाधन योजना के अंतर्गत उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जिससे विद्यार्थी में व्यवहारिक परिवर्तन संभव किया जा सके। सबसे मुख्य बात है, हम जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं उसके से जुड़े जितने भी संसाधन ले रहे हैं, जितने भी चीज़ों को हम उपयोग कर रहे हैं, उनका वास्तविक उद्देश्य यह है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन आए। जो हम सिखाना चाहते हैं अब वो सीख जाए, जो अभी जो नॉलेज उसे नहीं है, अब हम जब उसे ज्ञान देंगे तो उसके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण लक्ष्यों, उद्देश्यों, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियों, शैक्षिक पाठ्यक्रम, अधिगम क्रियाओं, मूल्यांकन विधियों, संदर्भ ग्रंथों आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी व्यवहार परिवर्तन में कितनी चीजें सम्मिलित हैं कि शिक्षण के जो लक्ष्य हैं कि हम वास्तव में बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन चाहते हैं, उससे जुड़े लक्ष्यों से जुड़े क्या उद्देश्य हैं और हमें उसके लिए क्या क्या सहायक सामग्री चाहिए, कौन सी विधियों से हम व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, वो शैक्षणिक पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कौन सी अधिगम क्रियाएं करेंगे, उनका मूल्यांकन किस विधि द्वारा करेंगे, कौन कौन सी और संदर्भ पुस्तकों का हम उपयोग करेंगे, ये सारी चीजों को सम्मिलित किया जाता है जिससे विद्यार्थियों के सर्वांगी विकास और व्यवहारिक परिवर्तन को सुनिश्चित किया जा सके। यानी उनका किस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है और उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित किया जा सके। तो ये सामान्य अर्थों में संसाधन इकाई की क्या हुई, परिभाषा हुई, है ना। अब हम बात करते हैं कि संसाधन इकाई के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसोर्स यूनिट। तो पहला है समस्त छात्रों को पाठ्यक्रम का निर्धारण प्रारूप मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार से प्रदान करना। कि भाई ये आपका सिलेबस है, उसे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट फॉर्म में भी या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में, दोनों प्रकार से हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। छात्रों को प्रदान
की जाने वाली सभी अध्ययन सामग्री का रिकॉर्ड रखना तथा उसके विषय में शिक्षक को भी जानकारी होना कि भाई ये आपको अध्ययन सामग्री आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको पढ़ना है, उनका रिकॉर्ड शिक्षक को भी रखना, उसकी जानकारी भी रखना। और छात्रों को अध्ययन के समय आने वाली समस्याओं को लिखित रूप में रखना तथा उसे विभागाध्यक्ष तथा प्रबंधक से अवगत कराना। ये वाली बात क्यों कही जा रही है कि भाई आप जैसे आपके साथ अभी कोई नया पाठ्यक्रम बनाया जाए, नए पाठ्यक्रम बनाया तो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन लाने के लिए है, अगर वह पाठ्यक्रम अपेक्षित परिवर्तन नहीं ला पा रहा है और बालकों को क्या हो रही है, व्यवहारगत समस्याएं आ रही हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते उन समस्याओं का लिखित रूप रखना और साथ ही साथ विभागाध्यक्ष या प्रबंधक उन तक वह बात पहुंचाना, जिससे कि जो अपना पाठ्यक्रम है वो रिफॉर्म हो सके या उसमें बदलाव हो सके। शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य निरंतर आवश्यक संवाद को बढ़ाना। ये बात बहुत जरूरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता तभी होगी जब छात्र और शिक्षक के मध्य निरंतर आवश्यक संवाद हो, यानी आप और मैं आपस में संवाद करेंगे तो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी, बढ़ेगी। और छात्रों को संसाधन इकाई के समस्त पहलुओं से परिचित कराना, जिससे छात्रों को अधिगम की किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो अधिगम में। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि रिसोर्स यूनिट के अंतर्गत जितने भी पहलू हैं, सारी चीज़ों से बच्चों को हमको अवगत कराना पड़ेगा। ये सारी बातें जो समझा रही हूँ, उद्देश्यों को, सारी चीज़ों को, अपन एक प्लान को भी डिस्कस करेंगे, इसके प्रारूप को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा संवाद होगा और हम चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अभी मैं क्या है, रिसोर्स इकाई का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पहले आपको समझा रही हूँ कि संसाधन इकाई क्या है। और उद्देश्यों को देखते हैं कि छात्रों की उपलब्धि का समय समय पर मूल्यांकन करना तथा उसके समक्ष आने वाली समस्याओं का निराकरण करना। वही मैंने कहा था ना कि भाई बच्चा जो है उसकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके समक्ष कौन कौन सी जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो भी हमें उनका निराकरण करना पड़ेगा। और पाठ्य वस्तु के आधार पर समुचित अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना कि अधिक से अधिक उनकी लर्निंग सिचुएशंस उनके सामने हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और संसाधन इकाई द्वारा छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों प्रकार से पाठ्यक्रम का ज्ञान प्रदान करना, यानी वो तीनों उद्देश्यों को पूर्ति करें, जिससे उनका पाठ्यक्रम के इस तरह से उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। और छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हुए संसाधन इकाई का निर्माण करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हर कोई अपने आप में अलग है, अनोखा है ना। हम सभी व्यक्तिगत विभिन्नता लिए हुए हैं। तो अगर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है तो हमें इस बात का ध्यान में रखना है कि अलग अलग छात्र जो है वो हर एक अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता लिए हुए, तो उन सब को ध्यान में रख के संसाधन इकाई का निर्माण करना। छात्रों तथा शिक्षकों को विद्यालय प्रबंधन एवं सरकार द्वारा दिए गए सुझाव निर्देशों से अवगत कराना कि भाई आपके छात्र और शिक्षक दोनों को विद्यालय प्रबंधन क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, उसमें क्या सुझाव दे रही है, वो निर्देश दे रही है, उन सभी चीज़ों से अवगत कराना तथा आवश्यक संसाधनों को यथाशीघ्र प्रदान करना, जो उन्हें चाहिए उन्हें जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड करना। तो ये सारे हुए संसाधन इकाइयों के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं संसाधन इकाई के पद या चरण क्या होते हैं, यानी किस तरह से संसाधन इकाई का निर्माण किया जाता है। तो पहला है लक्ष्य का निर्धारण, डिटरमाइन गोल्स। लक्ष्य के निर्धारण में हम बात करते हैं कि हमें कौन से आदर्श प्राप्त करने हैं, यानी हम क्या बताना चाह रहे हैं। लक्ष्य का निर्धारण वैध स्तर पे, जैसे हम मनोवैज्ञानिक, वैश्विक, सीमा रहित आदि पे किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही लक्ष्य के निर्धारण के साथ हमें विद्यार्थियों का स्तर, कक्षा, विषय को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी लक्ष्य का निर्धारण करते समय में क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा
कि उनकी मनोदशा क्या है, अभी का जो वैश्विक समस्याएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, साथ ही साथ वो विद्यार्थी जो है उनका स्तर क्या है, उनकी कक्षा क्या है, विषय क्या है, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके हमें क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। जब हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो हमें उद्देश्यों का निर्माण करना पड़ता है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। तो उद्देश्यों का निर्धारण भी क्या होता है, सदैव इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे छात्र अपने लक्ष्यों को बिना किसी परेशानी से आसानी से प्राप्त कर सके। यानी हमारे लक्ष्य जो हमने बनाए हैं उन्हीं को फुलफिल हमारे उद्देश्य कर रहे हैं, तो हमें इस तरह से लक्ष्य का निर्धारण करें कि हमारे उद्देश्य बड़े आसानी से छात्र फुलफिल कर सके। जैसे शिक्षा के उद्देश्य, गतिविधियां, उत्पाद, प्रदर्शन का मापन, मूल्यांकन करना, ये सारी जैसे सफलताओं को सुनिश्चित किया जा सके कि भाई बच्चा जो है वो शिक्षा के जो हमारे वास्तविक उद्देश्य हैं, गतिविधियां हैं, जितने प्रकार के मूल्यांकन है, उन सभी में हम ध्यान देंगे कि वो उसमें उसे बच्चे को सफलता मिल रही है कि नहीं, है ना। तो यहां हम क्या करेंगे, उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। फिर बात आता है स्पेसिफाई अप्रोच। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा निर्दिष्ट उपागम। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इसके तहत छात्रों के हमें हित को सर्वोच्चता देनी है कि भाई बच्चों का जो हित है वो सर्वोपरि है। उनके ज्ञान तथा विकास के लिए कौन सी जो विधि है वो उचित रहेगी कि हमें जो सिखाना है और उनका जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए एप्रोप्रिएट या स्पेसिफाई अप्रोच कौन सी होगी। उपागम की सूचनाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, वो इकट्ठा करना पड़ेगा। मापन, मूल्यांकन, स्तोत्र की प्रक्रिया के रूप में हमें सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कुछ विशिष्ट उपागम के तहत छात्रों की जो उपलब्धि है या उनका प्रदर्शन है, उन सभी का भी हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा कि भाई बच्चे के अंदर जो हम चाह रहे हैं उसकी जो सर्वोच्चता को हम बढ़ाना चाह रहे हैं या उसका सर्वोच्चतम विकास करना चाह रहे हैं, तो हम सही विधि के द्वारा या शिक्षण विधि के द्वारा करें तो वो ज्यादा होगा। इसी तरह से निर्दिष्ट उपाय, यानी अभी हम बात कर रहे हैं स्पेसिफाई मेजर की बात कर रहे हैं कि इस चरण में हम क्या करते हैं, इस बात का निर्धारण किया जाता है कि छात्रों को जो हमने निर्धारित उद्देश्य किए थे वो किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, तथा जो शिक्षण विधियां ली, अध्यापन की जो सामग्री प्रदान की जा रही है उसे वास्तव में छात्रों को क्या लाभ हो रहा है, तथा छात्र अपनी समस्याओं तथा उपलब्धि को क्या कर पा रहे हैं, उचित प्रकार से प्रकट कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि ये समस्याएं उचित रूप से हल नहीं हो पा रही हैं तो नवीन उपायों को अपनाना पड़ेगा। और ये उपाय किस प्रकार होंगे इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, उसके अनुरूप हमें उनकी समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ठीक है ना। और फिर बात आती मूल्यांकन और परिणाम का वितरण, ये ना मूल्यांकन और परिणाम का वितरण में यहाँ पे बात आते हैं कि ये 3 स्तर में होता है। प्रथम चरण में हम ये बात देखते हैं कि छात्रों से संबंधित जो समस्त सूचनाएं उसको एकत्रित करेंगे, और दूसरे स्तर पे हम क्या करते हैं, जो उनसे जो प्राप्त सूचनाएं और तथ्यों का हम मापन और मूल्यांकन करेंगे। और तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, अंतिम रूप में परिणामों को विद्यालय प्रबंधन या विभाग अध्यक्ष या प्राचार्य या शिक्षक को परिणामों की प्रतिलिपि प्रदान करना। मैंने क्या किया, जो मैंने मूल्यांकन और परिणाम का वितरण में बात की कि 3 स्तर में होता है। कैसे कि पहले में हमने छात्रों से जो संबंधित जितनी भी सूचनाएं उनको एकत्रित किया, है ना, पहले हमने कलेक्शन किया जो भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट से। फिर दूसरे स्टेप में हमने जो इंफॉर्मेशंस आई थी, जो फैक्ट आए थे, उनका मापन किया कि वो सही में सही है कि नहीं, है ना। और तीसरे चरण में क्या किया, अब हमने मापन कर लिया, उनको समझ लिया, अब वो उनको क्या करना है, जो हमारे विद्यालय प्रबंधन है, मैनेजमेंट है या HODs हैं या प्राचार्य प्रिंसिपल हैं, शिक्षक को उनके परिणामों की प्रतिलिपि देना कि ये परिणाम हमारे सामने आए।
क्यों दिया ये समझिए। लास्ट स्टेप में परिवर्तन करना या बदलाव लाना, टू मेक चेंजेस। क्योंकि छात्रों को शिक्षण विधियां या उद्देश्य लक्ष्यों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तब हमें पता चलता है क्या कमी रह गई। तो इसके द्वारा विद्यालय द्वारा क्या किया जाता है, जो निर्धारित लक्ष्यों को छात्रों को प्राप्त कर लेते हैं तो ये माना जाता है कि शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया उचित प्रकार से चल रही है। अगर हमारे जो लक्ष्य पूर्ति सही ढंग से हो रही, और यदि उद्देश्यों लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा पा रहा है, यानी हमने अभी दिया ना, प्रतिलिपि दी थी, अगर नहीं किया जा रहा है तो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को फिर उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार मतलब परिवर्तन की आवश्यकता है कि और नवीन शिक्षण विधियों को उसमें डाला जाए, जिससे छात्रों का मानसिक, शारीरिक, नैतिक सभी प्रकार का विकास किया जा सके, जिससे उसका सर्वांगी विकास हो। तो यहाँ परिवर्तन और बदलाव करना। तो हमने जब मूल्यांकन की प्रक्रिया में 3 चरण किए थे और प्रतिलिपि दी थी, तो ये प्रतिलिपि जो है वो परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि हमें वास्तविक स्थिति का ज्ञान करा करके हमें अपनी संसाधन इकाई में क्या परिवर्तन लाने हैं, जिससे हमारा पाठ्यक्रम जो है वो और अधिक इफेक्टिव बने। तो ये हुए संसाधन इकाई के पद। अब मैं बात करती हूँ कि जब हमने कहा कि उपयुक्त विधियों का चुनाव करने से चीज़ें और इफेक्टिव हो जाती हैं, तो संसाधन इकाइयों में प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ, बहुत सारी हम शिक्षण विधियाँ का उपयोग कर सकते हैं। जैसे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में हम क्या कर सकते हैं, कुछ अपन जो होती है मौखिक उद्बोधन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को रुचिपूर्ण, प्रभावित, उत्तेजनापूर्ण चीज़ों का विकास कर सकते हैं अपने व्याख्यान के द्वारा, है ना। मौखिक उद्बोधन के द्वारा हम बच्चों को चीज़ों को अच्छे ढंग से, आलोचनात्मक ढंग से भी उनके चिंतन का विकास कर सकते हैं, उनमें रुचि जागृत कर सकते हैं। तो ये व्याख्यान विधि हुई। प्रदर्शन विधि, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनके एब्स्ट्रैक्ट जो थॉट हैं, अमूर्त विषय जो हैं, उन्हें हम सामने रख करके, प्रदर्शित करके, उसका मॉडल रूप से रख करके चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शन करके चीज़ों को सरल करके उन्हें समझा सकते हैं। जिससे क्या होगा, उनके में निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास होगा, वो खुद ऑब्जर्वेशन का पावर का विकास होगा, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। इसी तरह से योजना विधि में हम क्या करेंगे कि एक योजना बनाएंगे कि एक जो है मिल के किस तरह से कार्य करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके एक योजना बनाएंगे। अधिन्यास विधि, असाइनमेंट विधि, कि इसमें हम उन्हें कुछ अभ्यास कार्य करने के लिए कहेंगे, सैद्धांतिक कार्य करने के लिए कहेंगे कि अब आपको एक टॉपिक देंगे जो आपको समझाया गया है कि अब आप खुद उस पर क्या करें, असाइनमेंट बनाएं, चीज़ों को खुद लिख कर बताएं, उसे चीज़ों को समझाएं। फिर समस्या समाधान विधि, तो इसमें क्या करेंगे कि हम बच्चों के सामने चीज़ों को, उनकी रुचि की, क्षमता का विकास कर सकते हैं, कुछ समस्याएं देके उनमें ऑब्जर्वेशन पावर का विकास कर सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। वार्तालाप विधि, तो इसमें हम बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्कशन करते हुए, चीज़ों को आसानी से समझाते हुए, चीज़ों को डिस्कस करते हुए, तो उसे अपेक्षित परिवर्तन ला सकते। तो ये सारी विधियों को आप संसाधन इकाई में प्रयुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि संसाधन इकाई के क्या अंग हैं, है ना, क्या अंग हैं, क्या पार्ट्स हैं, या कंपोनेंट्स क्या क्या हैं संसाधन इकाई के। और उसके बाद में एक प्रारूप समझाऊंगी संसाधन इकाई का, एक साइंस बैकग्राउंड का, एक आर्ट्स बैकग्राउंड का। तो एक आपको 2 फॉर्मेट भी समझाऊंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।